Hey all, welcome to the third part of JEE Main 2nd September 2020 Shift 2 पेपर सॉल्यूशन। लास्ट सेशन के अंदर हमने ऑलमोस्ट 9 से 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा था। अब ये सेशन के अंदर हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ये पेपर के उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेशन हमारा आखिरी सेशन होगा। इसके बाद विल कंटिन्यू विद दी फर्दर डेट्स। ओके, तो उसके बाद हम 3 सितंबर के पेपर सॉल्यूशन से शुरू करेंगे। ओके, बट सबसे पहले चीज़ कि अगर सब्सक्राइब करना बाकी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करने का भूलना नहीं, क्योंकि तभी तुम्हें फर्दर वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि जिससे दूसरे बच्चों को भी आप इसका बेनिफिट दे सकें। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विथ टुडेज सेशन। चलिए, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि for positive integer n in the expansion of 1 plus 1 by x to the power n, see three consecutive coefficients in this expansion are in the ratio 2:5:12। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो है a इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 बाई x। ठीक है, और n तो है ही हमारे पास। तो अगर इसका मुझे जनरल टर्म लिखना है तो that general term will be NCR 1 to the power anything that is 1 and 1 by x to the power r। ठीक है, अभी let me assume कि भाई let three consecutive terms जो होंगे वो होंगे TR plus 1 and TR plus 2, right? These are the three consecutive terms. So if I want to represent TR तो उसे हम कैसे represent करेंगे? TR minus 1 plus 1 से वो हो जाएगा NCR माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर R माइनस 1। फिर TR प्लस 1 को हम सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 बाई एक्स टू दी पावर R। ठीक है, और जो TR प्लस 2 है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं TR प्लस 1 से। सो हो जाएगा NCR प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर R प्लस 1। अभी ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट दिए हुए हैं उनके रेशियोज है हमारे पास 2:5:12। तो हियर सबसे पहली चीज, अगर मैं NCR माइनस 1 अपॉन NCR इज इक्वल्स टू 2/5 तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। नाउ जस्ट चेक, यहाँ से n फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ पे r फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, कीप इट n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज। जस्ट लाइक यहाँ पे लिख सकते हैं हम n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल तो है ही। तो यहाँ से n माइनस आर r माइनस 1 कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा 5r इक्वल्स 2n माइनस 2r प्लस 1, सॉरी 2n माइनस 2r प्लस 2। ठीक है, तो अगर हम चेक करना चाहें तो 7r इक्वल्स हमें मिल जाएगा 2n प्लस 2। ठीक है, सेम वे अगर NCR अपॉन NCR प्लस 1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 5/12। तो यहाँ पे भी अगर हम चेक करें तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल। देखिए, अभी आप सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ से n माइनस आर माइनस 1 एज इट इज। ठीक है, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे बचेगा r प्लस 1 और यहाँ पे बचेगा n माइनस आर। ठीक है, तो इक्वल्स टू करके 5/12। तो हमारे पास है 12r प्लस 12 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 5r। तो 17r इक्वल्स टू मिल जाएगा 5n माइनस 12r। अभी अगर आप चाहो तो ये दोनों इक्वेशन पे से देख लीजिए, दोनों इक्वेशन पे से अगर आप कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 17 इंटू 2n प्लस 2 बाई 7 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 12। तो यहाँ पे 34n
प्लस 34 इक्वल्स 35n माइनस 84, ठीक है। तो 34 माइनस 35 दैट इज n, और 84 प्लस 34 दैट इज 118। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 118, राइट। सो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 118, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। चलिए अभी ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, उसमें 1 से 2 के बीच में मॉड्यूलस ऑफ 2x और साथ में है इंटीजर 3x dx। तो सबसे पहली चीज, ये 3x का जो इंटीजर का आंसर है वो तो कंपलसरी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू जब भी ये 2x माइनस में से सब्सट्रैक्ट करेंगे कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये चेक करूँ कि 1 से लेके x की वैल्यू अगर 2 के बीच में है, तो 3x की वैल्यू कहाँ पे आएगी, राइट, 3 से 6 के बीच में आएगी। अभी 3 से 6 के बीच में कितने पॉइंट इंटीग्रल आए हमारे, तो विल गेट फर्स्ट इंटीग्रल पॉइंट बिटवीन 4, देन 4 से लेके 5, ठीक है, एंड देन 5 से लेके 6। अभी इंटीजर 3x का यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3, यहाँ पे इंटीजर 3x का आंसर आ जाएगा 4, और यहाँ पे इंटीजर 3x का आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। बट अभी इसके ऊपर से वापस से मुझे 3 की वैल्यू भी लानी है। तो i इक्वल्स टू, सबसे पहली चीज, अगर 3x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में है, तो 1 से लेके 4/3 के बीच में हम लिख पाएंगे 2x माइनस 3 dx, प्लस 4/3 से 5/3 के बीच में we can write as 2x minus 4 dx, and then 5/3 to 3 sorry 2 we can write के भाई 2x minus 5 dx हो जाएगा। चलिए अभी मुझे क्या चेक करना है, अभी ये मेरे को मॉड्यूलस पे चेक करना है कि 2x minus 3 का आंसर 1 से लेके 4/3, देन 4/3 से लेके 5/3, और 5/3 से लेके 2/3, 2 से 2 में ये मॉड्यूलस किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। चलिए तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे अगर मुझे 0 आंसर लाना है तो वो हो जाएगी x की वैल्यू 3/2, यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे हो जाएगी x की वैल्यू 5/2। अभी सबसे पहला इंटरवल है मेरे पास 1 से लेके 4/3 का, ठीक है, और 4/3 का अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा 1.3, राइट। 4/3 का अप्रोक्सीमेट आंसर अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँगा तो इस हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हो, 1.3, तो 1.3 और ये 3/2 1.5, तो कंपलसरी 3/2 विल बी समवेयर ओवर हियर। तो लेफ्ट साइड का रीजन आएगा, ठीक है, तो ये 2x माइनस 3 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो 1 से लेके 4/3 में हमारा आंसर आएगा 3 माइनस 2x dx। चलिए प्लस, अभी ये चेक करते हैं कि 4/3 से 5/3 का आंसर कहाँ पे आएगा। तो 4/3 से लेके 5/3 का आंसर, तो यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे 5/3 है। 4/3 जैसे ही हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि 1.3 समथिंग होगा, तो 5/3 की वैल्यू हो जाएगी 1.6 समथिंग, तो वो यहाँ पे भी 2 है, 2 लेफ्ट राइट साइड ही आएगा। तो 2x माइनस 4 का जो आंसर है वो 2 के लेफ्ट रीजन में है, तो वो भी नेगेटिव होगा। तो 4/3 से 5/3 का आंसर 4 माइनस 2x dx हो जाएगा। और लास्ट में 5/2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो ये आप चेक कीजिए कि वो 2 से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5/3 से 2 के बीच में भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर 1 से लेके 4/3 के बीच में, यहाँ पे 4x माइनस एक्स स्क्वायर 4/3 से लेके 5/3 के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे 5x माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट हो जाएगी 5/3 से लेके 2 के बीच में। चलिए तो 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो 4/3 इंटू 3, तो यहाँ पे 4 माइनस 16/9, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट चेक करेंगे तो 3 माइनस 1, उसी हिसाब से 5/3 अगर रखेंगे तो 25 सॉरी 20/3 माइनस 25/9, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 16/3 माइनस 16/9, और आखिर में जो होगा दैट विल बी 10 माइनस 4 और माइनस 25/3
-25/9। ठीक है, तो अभी हमें ये चेक करना है कि यहाँ से हम किस हिसाब से आंसर लाएंगे। तो सबसे पहली चीज, ये 3 - 1 2, तो 4 - 2 2, और ये 10 - 4 6, सो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2 2 और 6, दैट इज 8। चलिए डिवाइडेड बाय 9 जो है वो हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो 6/9 -25/9 प्लस, तो ये देखिए ये -16/9 और ये +16/9 कैंसल, यहाँ पे -25/9 और यहाँ पे माइनस माइनस +25/9 कैंसल। ठीक है, तो बाई 9 वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। सो नाउ इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन 3, तो ये हो जाएगा 20/3 और यहाँ पे हो जाएगा -25/3 और यहाँ पे -16 है, तो 20 - 16 मतलब 4/3 और 4 - 25 मतलब -21/3, दैट इज -7। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 1। सो क्या पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने 1 से 2 के बीच में 3x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, फिर मैंने उसको 3 डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड किया। अब ये इंटरवल्स किस हिसाब से डिवाइड करें, जिस हिसाब से मुझे इंटीग्रल पॉइंट्स मिले। ठीक है, तो आफ्टर गेटिंग दैट जो इंटीग्रल पॉइंट्स मुझे मिल गए उसके बेसिस पे मैंने वापस से मॉड्यूलस को सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो जब भी मॉड्यूलस और इंटीजर आता है तो आपको कंपलसरी ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस अगर आपको कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता है या आप सीधे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो तो बात अलग है। ठीक है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप सच ग्राफ्स इन योर माइंड। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि अगर ए ऑफ हमारे पास दिया हुआ है 1 1 1, बी ऑफ हमारे पास है 2 1 3, ठीक है, पी कोई पॉइंट है जो ए बी को λ/1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो लेट अस एज्यूम दैट पी के वर्टेक्स है XYZ, पी का वर्टेक्स है, राइट, द कोऑर्डिनेट्स आर XYZ। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि पी बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा बी बार प्लस ए बार अपॉन λ+1। ठीक है, तो पी बार के जो वर्टेक्स आएंगे XYZ कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो किस हिसाब से आएंगे, तो 2 λ+1 अपॉन λ+1, देन λ+1 अपॉन λ+1 और 3 λ+1 अपॉन λ+1। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे XYZ की वैल्यू मिल गई 2 λ+1 अपॉन λ+1 1 और 3 λ+1 अपॉन λ+1। चलिए सेकंड कंडीशन है OB डॉट OP -3 मोड ऑफ वेक्टर OA क्रॉस OP होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6। तो हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, O इज गिवन एज ओरिजिन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे OB डॉट OP। तो OB की वैल्यू है हमारे पास 213, ठीक है, डॉट OP हो जाएगा 2 λ+1 बाई λ+1 1 और 3 λ+1 अपॉन λ+1। अगर इसे हम चेक करेंगे तो OB डॉट OP क्या आएगा, तो 4 λ+2 बाई λ+1 प्लस 1 एंड प्लस 9 λ+3 बाई λ+1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 4 λ+2 प्लस λ+1 प्लस 9 λ+3 होल डिवाइडेड बाई λ+1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14 λ प्लस 6 बाई λ+1। ठीक है, ये हो जाएगा OB डॉट OP। चलिए सेकंड कंडीशन है OA क्रॉस OP, ऑल्सो OA क्रॉस OP चेक कर लेंगे। तो IJK 111 और यहाँ पे जो OP की वैल्यू है वो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ XYZ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो Z माइनस वाई देन Z माइनस एक्स, मतलब आगे माइनस, सो X माइनस जेड एंड देन Y माइनस एक्स। और अगर मैं यहाँ पे XYZ की वैल्यू रख देता हूँ तो Z की वैल्यू है मेरे पास 3 λ+1 अपॉन λ+1 माइनस -1। ठीक है,
देन x की वैल्यू है मेरे पास 2 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 माइनस z की वैल्यू 3 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 एंड 1 माइनस 2 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा तो 2 लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा सो माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1 हो जाएगा, और लास्ट में लैम्बडा प्लस 1 माइनस 2 लैम्बडा सो वापस से माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ अगर आप OA क्रॉस OP, ठीक है, के मॉड्यूलस का अगर स्क्वायर ले रहे हो तो वो मिल जाएगा हमें 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए क्या हो जाएगा, वापस से बोल रहा हूँ, अगर आप मॉड्यूलस चेक करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, अभी तीनों के जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही रहेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर बाय लैम्बडा प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब 6 लैम्बडा स्क्वायर अपॉन लैम्बडा प्लस 1 होल स्क्वायर। चलिए, तो अभी सारी वैल्यूज मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे जो इक्वेशन है मेरे पास OB डॉट OP, तो OB डॉट OP का वैल्यू, OP डॉट OP की वैल्यू हम लाए थे 4 लैम्बडा प्लस 6, सॉरी 14 लैम्बडा प्लस 6 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स 6 लैम्बडा स्क्वायर अपॉन लैम्बडा प्लस 1 होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू करके है हमारे पास वैल्यू क्वेश्चन में दी गई, that is 6, right? So equals to 6. So now let us give the expansion here. तो 14 लैम्बडा प्लस 6 के साथ लैम्बडा प्लस 1 माइनस 18 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू लैम्बडा प्लस 1 होल स्क्वायर, तो 14 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 14 लैम्बडा प्लस 6 लैम्बडा दैट इज 20 लैम्बडा प्लस 6 माइनस 18 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 12 लैम्बडा प्लस 6। चलिए, तो कितना कैंसिल हो जाएगा आप देख लीजिए, तो 14 प्लस 6 20 माइनस 18 दैट इज 2 लैम्बडा स्क्वायर, 20 माइनस 12 दैट इज प्लस 8 लैम्बडा, और यहाँ पे 6 कैंसिल, ठीक है, दोनों साइड से 6 कैंसिल, तो आंसर 0। तो मतलब कि अगर 2 लैम्बडा आप कॉमन ले रहे हो तो लैम्बडा प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो इधर लैम्बडा इक्वल्स 0 और लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस 4। इफ द कंडीशन इज के लैम्बडा तो 0 पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि दैट लैम्बडा इज द रेशियो, राइट। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक्चुअली आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे 2 लैम्बडा स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -24, तो -10 लैम्बडा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अगर ये -10 लैम्बडा स्क्वायर है, और अगर हम दोनों में से लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है, या तो फिर आप 2 लैम्बडा कॉमन ले लें, तो आपके पास बचेगा 4 माइनस 5 लैम्बडा इक्वल्स टू 0, तो या तो लैम्बडा इक्वल 0 हो जाएगा, या तो लैम्बडा की वैल्यू 4/5 हो जाएगी, और लैम्बडा ऑलरेडी हमें ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, सो सॉरी फॉर दिस कैलकुलेशन। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर, दैट इज 4/5। ओके, चलिए, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू 4/5। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है if the variance of the term in an increasing AP B1, B2, B3 up to B11 is 90, then common difference of this AP is that। चलिए, तो सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेंगे कि लेट से B1 इक्वल्स A है, ठीक है, तो B2 इक्वल्स A प्लस D हो जाएगा, B3 इक्वल्स A प्लस 2D हो जाएगा, वैसे करते हुए B11 हो जाएगा अपना A प्लस 10D। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि वेरिएंस जो है, समझ लो आप कि यहाँ पे कि अगर कोई तुम्हारा टर्म A है, फिर A प्लस डी है, फिर A प्लस 2D है, फिर A प्लस 3D है, ठीक है, और A प्लस 10D है, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है स्टैटिस्टिक्स की कि वेरिएंस के ऊपर कभी भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का इफेक्ट नहीं होता, समझ लिया, राइट, कि वेरिएंस के ऊपर कभी भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन की इफेक्ट नहीं होती, मतलब कि जो वेरिएंस D 2D 3D और 0D 2D 3D डॉट अप टू 10D का होगा, ठीक है,
वही वेरायंस ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, जाते जाते ए प्लस 3D का भी होगा, अप टू ए प्लस 10D का भी होगा। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ? कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन आपके पास एन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और वो एन ऑब्जर्वेशन का वेरायंस अगर सिग्मा है, और आप हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म को ऐड करते जा रहे हैं, तो वेरायंस पे कोई भी किस्म की इफेक्ट नहीं होगी। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तभी आप इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि ये जो रिक्वायर्ड टर्म है सो हियर वेरिएंस ऑफ अबोव टर्म्स और अबोव ऑब्जर्वेशंस is equals to variance of the observation 0, D, 2D, 3D up to 10D। ठीक है, तो जो वेरिएंस हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस टू डी अप टू ए प्लस 10D का होगा, वही ऑब्जर्वेशन, वही वेरिएंस हमारे 0D, 2D, 3D अप टू 10D का भी होगा। ठीक है, अभी वेरिएंस का इक्वेशन क्या है? तो वेरिएंस का मतलब सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाय n माइनस समेशन ऑफ xi बाय n होल स्क्वायर हम ले लेंगे। तो 90 इज इक्वल्स टू, चलिए सारे टर्म का स्क्वायर करेंगे हम, तो डी स्क्वायर 4D स्क्वायर 9D स्क्वायर प्लस अप टू 100D स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, मतलब टोटल कितने टर्म्स है? 11 टर्म्स है, माइनस d प्लस 2D प्लस 3D प्लस डॉट अप टू 10D होल डिवाइडेड बाय 11 होल स्क्वायर। करेक्ट एवरीवन? चलिए, तो सबसे पहले 90 इज इक्वल टू, यहाँ से हम डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 9 अप टू 100 होल डिवाइडेड बाय 11 माइनस, यहाँ से भी अगर आप डी कॉमन ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 121 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट अप टू 10 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है आपके पास? चलिए, तो अभी सिर्फ इसको आपको एक्सपांड करके चेक करना है, तो 90 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, चलिए स्क्वायर ऑफ 10 टर्म्स हो गया 1 प्लस 4, तो यहाँ पे 10, 10 प्लस 1 11, 20 प्लस 1 21 बाय 11 माइनस डी बाई 121, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 11 बाई 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर ही कॉमन था हमारे पास। चलिए, तो यहाँ से 11 11 कैंसल, सो 90 इज इक्वल्स टू 210 डी स्क्वायर। चलिए, यहाँ से 11 का स्क्वायर 21 कैंसल, 10 बाई 2, ठीक है, 10 बाई 2 दैट इज 5, 5 प्लस 25, सो माइनस 25 डी स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी आप ये चेक कर लीजिए, बट यहाँ पे हो जाएगा साथ में 6, वो बाकी रह गया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 11 11 कैंसल, ये 7, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये 35 डी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 10 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, और अगर डी स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो हमारे पास डी की वैल्यू प्लस और माइनस की हो जाएगी। बट हमें ऊपर ही बोला है कि जो एपी है वो इंक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग एपी होगी तो डी की वैल्यू कंपलसरी ग्रेटर देन 0 ही होगी, उसके हिसाब से डी की वैल्यू कंपलसरी क्या आएगी मेरी? +3 ही आएगी। ठीक है, तो होप कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आया। तो ये जो क्वेश्चन था वो कंपलसरी स्टैटिस्टिक्स और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके बिना ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें ई डैश डिनोट द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, E1 E2 E3 एनी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर जस्ट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट का मीनिंग क्या होगा कि E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू E1 डॉट E2। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली E2 इंटरसेक्शन E3, इसका मतलब हो जाएगा E2 डॉट E3, और E3 इंटरसेक्शन E1, तो आंसर हो जाएगा E3 डॉट E1। ठीक है, चलिए साथ में दिया हुआ है E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इक्वल्स टू 0, तो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ P ऑफ E1 E2 डैश इंटरसेक्शन E3 डैश
गिवन बाय E1। चलिए, तो सबसे पहले तो जो बेसिक इक्वेशन है कौन सा, अगर A गिवन B है तो हमारे पास इक्वेशन है P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B। ठीक है, तो सबसे पहले इसको निकाल लेंगे हम। तो इससे हो जाएगा P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डैश इंटरसेक्शन E3 डैश होल डिवाइडेड बाय P ऑफ E1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तो इसे हम कह सकते हैं कि P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डैश इंटरसेक्शन E3 डैश होल डिवाइडेड बाय P ऑफ E1। अब सबसे पहली चीज जो यहाँ पे है कि E1 E2 E3 का इंटरसेक्शन 5 है। ठीक है, E1 E2 और E3 का इंटरसेक्शन 5 है। तो मतलब कि अगर मैं वेन डायग्राम प्लॉट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे अगर इवेंट E1 है, यहाँ पे अगर इवेंट E2 है, तो कंपलसरी ऐसे करके कुछ इवेंट मुझे मिल जाएगी E3, क्योंकि यहाँ पे तीनों के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा। अभी आप ये देख लीजिए कि E1 मेरे को पूरा लेना है। जब भी आप E2 डैश फाइंड आउट करना चाहेंगे, समझिए E2 डैश, तो E2 डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ये E2 को छोड़ के सारा कुछ आएगा। फिर E3 डैश का मतलब ये सब छोड़ के सारा कुछ रह जाएगा। समझ लीजिए, देखिए मैं व्हाइट से बताता हूँ, ये नहीं लेना है मुझे। ठीक है, E3 डैश मतलब ये भी नहीं लेना है मुझे, ये पूरा गया। और इसके साथ मुझे लेना है सिर्फ E1 का इंटरसेक्शन। तो मेरे पास जो टर्म आएगा वो सिर्फ यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो अगर E1 इंटरसेक्शन E2 डैश इंटरसेक्शन E3 डैश अगर उसका मुझे आंसर लिखना है, तो मैं ये आंसर किस हिसाब से लिखूंगा कि मैं टोटल E1 में से ये जो है इंटरसेक्शन कौन सा P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 उसको सब्सट्रैक्ट करूंगा, और साथ में ये जो नीचे का जो पोर्शन है ये वाला, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा माइनस E1 इंटरसेक्शन E3। ठीक है, ये हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय हो जाएगा P ऑफ E1। चलिए, तो अभी हम P ऑफ E1 बाय P ऑफ E1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। हमने पहले ही लिखा है कि E1 E2 पेयरवाइज इंडिपेंडेंट है, तो इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E1 डिवाइडेड बाय P ऑफ E1। ठीक है, और माइनस करके E1 इंटर इंटू E3 होल डिवाइडेड बाय P ऑफ E1। तो अभी आपके पास आया P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E3, और 1 माइनस P ऑफ E2 को हम लिख सकते हैं P ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट्री माइनस P ऑफ E3। ठीक है, या तो ये भी आंसर हो सकता है, और 1 माइनस P3 को लिख सकते हैं P ऑफ E3 कॉम्प्लीमेंट्री माइनस P ऑफ E2 डिपेंडिंग ऑन दी ऑप्शंस। ठीक है, तो E2 कॉम्प्लीमेंट्री माइनस P3 या तो P3 कॉम्प्लीमेंट्री माइनस E2। सो ये आंसर है आपका डी। ठीक है, सो ये आंसर है आपका। तो समझ रहे आप, बाय यूजिंग द वेन डायग्राम ये बहुत ही इजी वैसे हो गया। तो यहाँ पे ये सेशन कंप्लीट होता है, और उसी के साथ 2 सितंबर 2020 ये शिफ्ट 2 के पेपर के सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, चलिए एंजॉय, गुड बाय, थैंक यू फ्रॉम माय साइड।